गुजरात, लखनऊ और दिल्ली की सड़कों पर जो पिछले 24 घंटों में दिखा है वो राजनीति की डर्टी पिक्चर को साफ बताता है। आम आदमी पार्टी की सुर्खियां बटोरने की कोशिश कहीं न कहीं गड़बड़ा गई है जब बीजेपी के दफ्तरों के सामने वो प्रदर्शन हिंसक हो गया। अब आपके सामने आचार संहिता का उल्लंघन करने का नोटिस है। उनके कुछ नेता गिरफ्तार हुए हैं। इस पूरे मामले में बीजेपी भी साफ सुथरी नहीं उभर पाई है। इन पर आरोप है कि आपके प्रदर्शन को नजरअंदाज करने के बजाय बीजेपी के कार्यकर्ता हिंसा पर क्यों उतर आए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से दो बड़े सवाल उठते हैं। एक कि बीजेपी और आप में से अराजक राजनीति का किसको फायदा होगा और किसको नुकसान। दूसरा कि चुनाव के अगले 50 दिन तक क्या इसी तरह के नजारे देखने को मिलेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल, आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी मरलेना, वरिष्ठ पत्रकार कुमार केतकर और राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम अग्रवाल। स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। आतिशी, पहला सवाल आपके पास जाता है, क्या ये एक सोची समझी रणनीति थी आम आदमी पार्टी की सुर्खियां बटोरने के लिए? क्या सेंटर स्टेज में आने की एक कोशिश है? क्योंकि कैसे आप जस्टिफाई करते हैं कि एक गुजरात में हुए पूछताछ या डिटेंशन को इतना बड़ा बना दिया जाए? देखिए तमन्ना, ये सोची समझी रणनीति है, लेकिन आम आदमी पार्टी की नहीं है ये रणनीति, ये भाजपा की रणनीति है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल गुजरात गए हैं गुजरात के विकास के जो दावे हैं उनको एग्जामिन करने के लिए। इससे बीजेपी परेशान है, बीजेपी लगता है कुछ डर गई है। इसी से देखिए, ये सिर्फ एक मुद्दा, एक इंसिडेंट नहीं है, कई सारे मुद्दे इंसिडेंट्स एक साथ हुए हैं। पहले अरविंद केजरीवाल की गाड़ी को रोका गया, शाम को अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पे अटैक होता है। उसी शाम को दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं तो उन पर पत्थर फेंके जाते हैं, बड़ी बड़ी ईंटें, कुर्सियां, लाठी फेंकी जाती हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली खुद डंडा लेके आके हमारे कार्यकर्ताओं पर अटैक करते हैं। उसी समय लखनऊ में भी लाठियों की तैयारी के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का इंतजार कर रहे हैं और पुलिस देखती रहती है और हमारे कार्यकर्ताओं को आतिशी, पूरी घटनाक्रम को लोग देख चुके हैं। नहीं, मैं एक पॉइंट रखना चाहती हूँ कि जो कुछ हुआ उसकी जांच हो रही है, पुलिस भी उसकी जांच कर रही है, इलेक्शन कमीशन भी उसकी जांच कर रही है। तो उन ओपिनियंस पर जाने का कोई मतलब नहीं। मेरा आपसे ये सवाल था कि अगर पाटन में किसी पुलिस अफसर ने अरविंद केजरीवाल की गाड़ी को रोककर पूछताछ की, क्या उसका जो रिएक्शन हमें पहले दिल्ली में दिखा, क्या वो जस्टिफाइड है? देखिए तमन्ना, मैं यही बात आपसे कह रही हूँ कि ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है ये आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये पैटर्न भाजपा का है। और ऐसा पैटर्न जो धमकाने का है, जो अटैक करने का है और जो वायलेंस का है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो भाजपा के लिए अनकंफर्टेबल है। दूसरी बात, जो कल हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा भी पथराव हुआ, जब उन पर कुछ पत्थर, ईंटें वगैरह फेंकी गई तो उन्होंने कुछ उठाकर वापस फेंकी। ये हमने स्वीकार किया है गलत है, हमने माफी भी मांगी है उसके लिए। और कार्यकर्ताओं को रिपीटेडली कहा गया है कि हम नहीं चाहते कि कुछ भी हिंसा हो, क्योंकि वो हमारी राजनीति नहीं है। आतिशी, यहाँ पर माफी मांगी गई है, क्या इस बात की भी माफी मांगनी चाहिए कि क्यों इतनी तादाद में कार्यकर्ता आपके बीजेपी दफ्तर के सामने जमा हुए? क्यों इनको बुलाकर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई? देखिए तमन्ना, प्रदर्शन तो अगर आप देखिए कि पार्टी के जो एक सीनियर नेता है उनकी गाड़ी को रोका गया। आप सोच लीजिए कि अगर सोनिया गांधी या नरेंद्र मोदी की गाड़ी को रोका जाता तो क्या हश्र हुआ होता। हमारे कार्यकर्ता नाराज थे, प्रदर्शन करने गए थे, परंतु प्रदर्शन बिल्कुल भी हिंसक नहीं था। नारे लगाए जा रहे थे जो काफी बार राजनीतिक प्रदर्शन में लगाए जाते हैं। लेकिन नारे लगाए जाने वालों पर जब ईंटें फेंकी गई, जब कुर्सियां फेंकी गई, तो ये आप बताइए हिंसा किसने शुरू की? जैसे मैंने कहा कि किसने पत्थर पहले फेंका, उसमें कोई मतलब नहीं जानेगा क्योंकि उस पर जांच चल रही है। बिल्कुल है तमन्ना, नहीं तमन्ना, आप ये बताइए हमारे कार्यकर्ता जो मेट्रो जी रुके हुए कहेंगे कि हमने पहले पत्थर नहीं फेंका। नहीं तमन्ना, ये बताइए, हमारे कार्यकर्ता तो मेट्रो से आए थे, उनके पास कुर्सियां कहाँ से होती? हमारे कार्यकर्ता मेट्रो से आए थे, उनके पास बड़ी बड़ी ईंटें कहाँ से होती? हमारे पास तो हो नहीं सकती हैं। आई तो वो बीजेपी कार्यालय के अंदर से ही है। लेकिन आपके नेता ने इसके लिए अपॉलॉजी भी मांगी है, माफी मांगी है। सुधांशु मित्तल जी, मैं उम्मीद करूंगी कि आप पहले पत्थर किसने फेंका उस पर जाएंगे। नहीं, मुझे सवाल पूछने दीजिए आतिशी प्लीज। नहीं, लेकिन सुधांशु जी माफी मांगे कि नहीं बीजेपी की तरफ से? सुधांशु जी आप बताइए,
हमारी पार्टी ने तो माफी मांगी कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जो थोड़े बहुत पत्थर फेंके वो गलत था। बहुत ही रिलक्टेंट अपॉलॉजी थी। लेकिन आतिशी, मैं कहना चाहती हूँ, सुधांशु इसका जवाब दे उसके पहले, लेकिन मैं एक ऑब्जर्वेशन करना चाहती हूँ। बहुत ही रिलक्टेंट अपॉलॉजी थी। अपॉलॉजी ये थी कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, अगर हमने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने की कोशिश की हो, तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। यहाँ पर हाई मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश है। सुधांशु, आपको मानना पड़ेगा कि हाई मॉरल ग्राउंड की रेस में ये एक कदम आगे है। एक उर्दू का बड़ा अच्छा शेर था। वो शेर था, सूरज पे लगे धब्बा कुदरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है। कमाल है। वैसे आप लोगों को ये सारी बात सुन के हास्यप्रद नहीं लग रहा कि अराजकता और किसको कहते हैं? अब मैं कुछ तथ्य सामने रखूंगा क्योंकि इन्होंने बहुत बोला, मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा। 10:30 बजे आचार संहिता लागू हो जाती है। उसके बाद गुजरात की पुलिस जो है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास होता है, नरेंद्र मोदी और उनके नुमाइंदों के पास नहीं होता। उसके बाद पुलिस वाले अगर अरविंद केजरीवाल जी को रोकते हैं, उसमें भाजपा की क्या जिम्मेदारी है? पहले मुझे एक चीज बतला दी जाए। एक, उसके रिटेलिएशन में आप क्या करते हैं? आप कहते हैं 5:30 बजे भाजपा के दफ्तर चलो। अच्छा, हमने हमारा क्या लेना देना भाई? पुलिस वाले ने रुका, आप इसी जाते। अगर आप में संविधान के प्रति कोई भी कमिटमेंट होती, अगर आप प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते, तो आप लोग ने कुर्सियां क्यों फेंकी? आप लोग ने कुर्सियां और ईंटें क्यों फेंकी? आपने बीच में उनको, आपने उनकी बात सुनी ना पूरी? मेरी बात पहले सुन लीजिए, फिर मुझे जो जवाब पूछेंगे मैं बताऊंगा। जी बताइए। अच्छा, उसके बाद ये इसी में जाते हैं। अच्छा, गुजरात ने करा, गुजरात भवन जाइए, जो करना करिए, लेकिन ये जान पूछ के कहते 5:30 बजे भाजपा के दफ्तर जाओ। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आपके पास कोई आके एक गुंडाई करे, आपको मारे पीटे, आपकी जान माल को खतरा हो और आप आत्मरक्षा में कुछ करें, तो आपको क्या करना चाहिए? माफी मांगनी चाहिए कि भाई साहब मेरे से गलती हुई, आप मेरा कत्ल करने वाले थे, मैंने आपको दूर भगा दिया, इसके लिए मैं बहुत माफी मांगता हूं। आप अगर ये कहना चाहते तो लीजिए, मैं मांग लेता हूं। लेकिन प्रश्न ये है, क्या राजनीति में, क्योंकि नई राजनीति की बात करें ना, क्या राजनीति में आप आचार संहिता लागू होने के बाद कोई कानून मानेंगे या नहीं मानेंगे? इस तरह की गतिविधि करने का कानून आचार संहिता में कोई प्रावधान है? इसकी खिलाफत है, आप जाके कर नहीं सकते। क्या आप इस तरह की राजनीति करेंगे कि गुनाह करे पुलिस वाला और आप भाजपा के दफ्तर में चढ़ाई कर दे? आपके पुलिस वाले ने गुनाह किया, इतना आप मान रहे हैं? कमेटी का मेंबर आप क्या कह रहे हैं कि पुलिस वाले ने गुनाह किया? चढ़ जाए। मित्तल साहब, आप कह रहे हैं पुलिस वाले ने गुनाह किया? भाई, मैं तो इनकी बात बड़ा कह रहा हूं, मैं क्यों कहूंगा? आचार संहिता ईसी ने लागू करी है, ईसी के पास उनको परमिशन दिखानी है, उन्होंने करा और इनको गिरफ्तारी करी थी। क्या पहले इन्होंने कल क्या कहा? हमें गिरफ्तार कर लिया, हाय अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, हाइप क्रिएट किया, पहाड़ निकली, हाइप क्रिएट किया। ये है आरोप आम आदमी पार्टी पर। यहाँ मैं प्लीज पुरुषोत्तम अग्रवाल जी और कुमार केतकर जी को जोड़ना चाहूंगी। अग्रवाल साहब, यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि उन्होंने हाइप क्रिएट किया, बहुत सारे लोगों को बीजेपी ऑफिस के सामने इकट्ठा किया, लाइमलाइट थोड़ी लेने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी पर भी आरोप है कि वो ज्यादा हिंसा करते हुए दिखे, सारे फुटेज में वो ऐसे दिख रहे हैं। आपकी पूरी सिचुएशन की क्या असेसमेंट है? देखिए, मेरा कहना यह है कि जैसा आपने खुद कहा कि आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन आयोजित किया, अब ये बहस का विषय है। कुछ फुटेज मैंने देखे हैं, उनमें मुझे तो पहला पत्थर बीजेपी की ओर से आता दिखा है, लेकिन ये जांच का विषय है, इस पर जांच होगी। पुलिस वालों ने इन्हीं को करा है और पुलिस हमारे नीचे, तो कम से कम ईमानदारी बरती है इस बारे में। इसलिए मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया कि इस शो पर पहले मित्तल जी, Let him complete his point. मित्तल जी प्लीज मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। मित्तल जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, लेकिन मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। सर, विक्टिम को अगर आप एग्रेसर के सामने करके मुझे कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, तो वो कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे, वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं। मित्तल जी, उनको अपना ओपिनियन देने दीजिए। ये कोई व्यक्तिगत झगड़े की बात नहीं है, ये कानून के राज की बात है। अगर कोई एक पक्ष कानून तोड़ रहा है तो कानून के मुताबिक दूसरे पक्ष को उसी तरह कानून तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है।
ये कानून के नियम की, कानून के राज की पहली बात है। झूठ ना बोलिए। दूसरी, आत्मरक्षा में पूरा अधिकार है, ये कानून कहता है। मित्तल साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका मिलेगा, उनको अपनी बात रखने दीजिए। श्री मित्तल, श्री मित्तल, आप असंसदीय भाषा का प्रयोग ना करें। आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। अगर मैंने कुछ कहा है तो उसे झूठ मत कहिए, उसे आप अधिक से अधिक गलत कह सकते हैं। दूसरी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात यह, धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि ये सब बहस के विषय हो सकते हैं और हैं। मैं दो बातें यहां कहना चाहता हूं, एक आम आदमी पार्टी से और दूसरी श्री मित्तल की पार्टी से। पहली बात तो यह कि इस देश में इतने झगड़े होते हैं पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं के बीच में। राजनीतिक पार्टियां बहुत से आयोजन करती हैं जिसमें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, मारपीट होती है, हत्याएं होती हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लगते हैं। मैंने आज तक कभी किसी राजनीतिक पार्टी को इस तरह बिना किसी दबाव के माफी मांगते नहीं सुना है। इस बात के लिए मैं आम आदमी पार्टी की वाकई तारीफ करना चाहता हूं। दूसरी लेकिन बात यह है कि अगर आप जानते हैं कि आचार संहिता लागू हो गई है और कोई प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है और उस पर अगर आपको असंतोष है भी, तो अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप गुजरात सरकार के किसी प्रतिष्ठान के सामने कीजिए, आप इलेक्शन कमीशन के प्रतिष्ठान के सामने कीजिए। चुनाव के दौरान एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दूसरी पार्टी के दफ्तर पर जाकर इस तरह प्रदर्शन करना यह निश्चित रूप से ठीक नहीं था। बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी चूंकि दावा करती है कि वो नई तरह की राजनीतिक व्यवस्था के लिए लड़ रही है, चूंकि वो दावा करती है कि वो प्रेवलेंट पॉलिटिकल कल्चर के खिलाफ लड़ रही है, तो उसे ये ध्यान रखना होगा कि प्रेवलेंट पॉलिटिकल कल्चर में जो इमोशन का जो रोल होता है और जिस तरह इमोशन भड़का के लोग काम करते हैं, कम से कम आम आदमी पार्टी की ये खुद अपने दावों के प्रति जिम्मेवारी बनती है कि वो इस बात से सावधान रहे और कानून के राज और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भीतर ही अपनी राजनीति। यहाँ पर कुमार केतकर से मैं एक कमेंट लेना चाहूंगी। उसकी जो वैलिडिटी है वो खतरे में पड़ेगी और इसका नुकसान उसको होगा और कुल मिलाकर के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी होगा। केतकर साहब जी, केतकर साहब, हम एक ब्रेक लेंगे लेकिन उसके पहले आपका मैं कमेंट चाहूंगी। क्या आम आदमी पार्टी ने जो क्लेम किया कि वो अलग राजनीति करेगी, इस सारी घटनाक्रम से वो क्लेम एक तरह से एक्सपोज हो जाता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है घटनाक्रम से कोई स्ट्रैटेजिक पॉइंट आते हैं, लेकिन कोई नैतिक मुद्दा आता है ऐसा मुझे लगता नहीं। क्योंकि हर एक जो न्यू पार्टी होती है वो भले राज ठाकरे की मनसे हो या केजरीवाल साहब की आप पार्टी हो या जब भाजपा बनी तब भाजपा भी हो, कोई भी सब पार्टियों ने इस तरह का हंगामा किया है जिसमें उन्होंने फॉर्मेलिटी के और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे वायलेट करके अपना स्थान प्रस्थापित किया है। तो मैं ये नहीं जानना चाहता और समझना चाहता, आप सुन सकते हैं? जी जी हाँ, हम आपको सुन सकते हैं सर। यहाँ पर केतकर साहब शायद हमें नहीं सुन सकते। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, केतकर साहब की बात पूरी करेंगे और फिर चलेंगे सुधांशु मित्तल और आतिश जी के पास। बने रहिए हमारे साथ। क्या अराजक राजनीति अगले 50 दिनों तक दिखती रहेगी, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। कुमार केतकर साहब, आपकी लाइन कट गई थी, आप अपना पॉइंट पूरा कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक ही मिनट में मेरा पॉइंट पूरा करता हूं। इस मीडिया के ज़माने में, पर्टिकुलरली टेलीविज़न इमेज के ज़माने में, जो कोई पॉलिटिकल संघर्ष होता है वो इमेज वॉर बन जाता है, परसेप्शन वॉर बन जाता है। और इमेज वॉर और परसेप्शन वॉर में बीजेपी और आप लड़ रहे हैं। अभी परसेप्शन वॉर में आपने थोड़ी सी तो आघाड़ी ली है, लेकिन इसका मतलब भाजपा को इससे इलेक्टोरल फायदा होगा या नहीं होगा या अभी हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी इमेज और परसेप्शन वॉर जीतने की है। जी सुधांशु मित्तल, आप इससे एग्री करते हैं? परसेप्शन वॉर में आप पीछे छूट गए। ऐसा इट इज द न्यू पॉलिटिक्स जो ये कर रहे हैं। व्हाट इज द न्यू पॉलिटिक्स? कि थ्रू एनार्की हॉक द लाइमलाइट। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए वहां पे। झूठ बोलो, सेंसेशनलिज्म क्रिएट करो और उसके बाद मीडिया स्पेस खाओ। ये नई राजनीति ये कर रहे हैं, इनको मुबारक हो। हिंदुस्तान की राजनीति में कुछ मर्यादाएं अगर मानी जाएंगी तो शायद बहुत अच्छा होगा। और मैं इससे बात सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं, खासतौर से पुरुषोत्तम जी से। पुरुषोत्तम जी, आत्मरक्षा के लिए हिंसा जो है वो आईपीसी के अंदर लिखा हुआ है।
जरा जाके देख लीजिएगा। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, कभी भी एग्रेसर और विक्टिम उन दोनों को एक तराजू पे ना तोड़िए। आप एग्रेसर को एनकरेज कर रहे हैं। आपने ये माना कि इनको वहां आने का कोई मतलब नहीं था, अगर करना था तो ईसी के पास जाते। मित्तल साहब, लेकिन यहाँ पर अग्रेसर और विक्टिम कौन है, इसकी अगर जांच चल रही है तो उसको आपको जांच पर छोड़ देना चाहिए। अग्रेसर और विक्टिम इस तरह है, मेरे घर में कितना आता है, बिल्कुल, इनके पीएससी सुनिए, एक मिनट बस, एक सेकंड। पत्थर किसने फेंका, तो आप उस पर क्यों इनको तो चार्ज कर दिया ना, जांच कैसे चल रही है? की कोशिश कर रहे हैं। एफआईआर इनके खिलाफ रजिस्टर हुई है, मेरे खिलाफ नहीं हुई है जी। एफआईआर इनके खिलाफ हुई है, इसी ने इनसे नोटिस दिया है, हमें नहीं दिया है। तो एग्रेसर ये हुए, हम हुए। लखनऊ में चूंकि आपने पॉइंट उठाया है, लखनऊ में लाठी के साथ जो मारपीट हुई है उसमें अग्रेसर कौन दिख रहा है? जिस पार्टी का पीएसी का सदस्य दूसरे राजनीतिक पार्टी की दीवार के दफ्तर की दीवार पे चल रहा हो, क्या आप कल्पना कर सकते हैं राजनाथ जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी इनके दफ्तरों की दीवार पे चढ़ेंगे? ये इनका पॉलिटिकल कल्चर है। जिसके नेता का कल्चर ये होगा, उस संस्था का कल्चर क्या होगा? ये कह रहे नई तरह की राजनीति है। हाँ, नई तरह की राजनीति है। गाली दो, वायलेंस करो, झूठे इल्जाम लगाओ, झूठ बोलो, ये नई तरह की राजनीति है। इनको मुबारक हो, इनकी राजनीति में हमें कुछ नहीं करना। जी आतिशी, यहाँ पर मन्ना, एक मिनट जी। अग्रवाल साहब, आपके पास मैं सीधे इसके बाद आती हूँ, लेकिन आतिशी से मैं एक व्यू लेना चाहती हूँ कि ये जो एक परसेप्शन बन रही है कि आप हर नियम तोड़ने की कोशिश करेगा और ये नई राजनीति है, आपको लगता है कि इससे जो आपकी कोर बेस है, जो एक एजुकेटेड अर्बन मिडिल क्लास बेस है, वो कहीं ना कहीं डिस्गस्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे? वैसे डिस्गस्ट की बात अगर आप पूछते हैं तमन्ना जी, तो डिस्गस्ट तो मुझे लगता है कि जो सुधांशु जी की अभी भाव भंगिमा रही है पिछले आधे घंटे में, जो भी उसे सुन रहा होगा, देख रहा होगा, डिस्गस्ट तो वो होगा। क्योंकि ये स्पष्ट है कि क्योंकि जब उनके पास अपने डिफेंस में, अपने गुजरात के मॉडल के जिसमें हम खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उसके भी डिफेंस में उनके पास कुछ कहने को नहीं है, तो यही सब इस प्रकार से वो आरोप और लांछन लगा रहे हैं, पर हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, सवाल यहाँ पे सिर्फ परसेप्शन का नहीं है, सवाल यहाँ पे है कि हम किस प्रकार की राजनीति देश में चाहते हैं। क्या जो हमने देखा है कल वो कोई नहीं चाहता है आतिशी, जो हमने देखा है पिछले 24 घंटे में वो कोई नहीं चाहता। बिल्कुल नहीं, सुन लीजिए तमन्ना, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें हमें देखने की जरूरत है कि ये सिस्टमैटिक तरीके से बीजेपी द्वारा एक अटैक किया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ, ये गुजरात में 2 स्थान पे हुआ है, आज भी गुजरात में हो रहा है। गुजरात में कच्छ पुलिस ने 40-50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। फैक्ट्स अगर की आप बात करें, एफआईआर दर्ज किया है केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। आतिशी, फैक्ट्स की अगर बात करें तो सारे फैक्ट्स आपको रखने चाहिए। आज सुबह मनीष सिसोदिया जहां पे भी गुजरात में जा रहे हैं, जिनसे भी मिल रहे हैं, पुलिस उन्हें इंटिमिडेट कर रही है, हैरेस कर रही है। ये किसको डराने का प्रयास है और ये क्यों डराने का प्रयास है? आप गुजरात की बात कर रही हैं, लेकिन दिल्ली में जो हुआ उसकी बात नहीं कर रही है। इलेक्शन कमीशन से पूछिए। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, बहुत समय कम बचा है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप अपना व्यू रखें और इसमें आप आरोप प्रत्यारोप सुधांशु मित्तल के साथ उसमें आप ना जाए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि परसेप्शन बैटल में कौन आगे है? नहीं, देखिए, मैं इस आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता और मैं ये मानता हूं कि फिलहाल इस परसेप्शन बैटल में आपको झटका लगा है, और इसलिए लगा है कि आपसे लोग जिस तरह की उम्मीदें करते हैं उस तरह की उम्मीदें लोग भाजपा से या कांग्रेस से नहीं करते, और इसलिए आपको अगर अपनी इमेज अलग बनानी है तो बहुत संभल के चलना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी एग्रेसर और विक्टिम तय करना पुलिस का और जांच एजेंसियों का काम है। मैं किसी को एग्रेसर और किसी को विक्टिम नहीं कह रहा हूं, ये मित्तल साहब जिसको जो चाहें कहें। तीसरी बात ये कि आत्मरक्षा का अधिकार कानून में एक बहुत ही टेक्निकल मामला है, और ये तय करना होता है, सिद्ध करना होता है कानून में कि मेरी हिंसा आत्मरक्षा में थी या वो कानून उसको प्रोवोकेशन की हिंसा मानता है। तो वो उत्तेजना के लिए की गई हिंसा या आत्मरक्षा के लिए, इस पर मैं नहीं जाना चाहता, ये कानूनी एजेंसियां तय करेंगी। और इसलिए मेरा मित्तल साहब से ये निवेदन है कि असल में, अरे मित्तल साहब, अरे हुजूर मेरी बात तो सुन ले बंदा परवर, आप इतने उत्तेजित क्यों हैं हुजूर? मेरी बात तो सुन ले, आप बंदा परवर मेरी बात सुन ले। अग्रवाल जी, एक मिनट बचा है। सॉरी मित्तल साहब, अग्रवाल साहब, आपके 1 मिनट बचा है जो कुमार केतकर के पास जाएगा। कुमार केतकर जी, मैं तो सत्य ही सत्य सुनना चाहता हूँ। क्या ये मैं तो आपका भी सत्य सुनना चाहता हूँ और उनका भी। केतकर जी, लास्ट वर्ड। मैं तो सत्य ही सत्य सुनना। प्लीज जेंटलमैन, आई रिक्वेस्ट यू, अगले 50 दिन मेरा निवेदन ये है मिस्टर केतकर, अगले 50 दिन तक
क्या ये देखने को मिलेगा कि आम आदमी पार्टी का प्राइमरी पॉलिटिकल अपोनेंट भाजपा होगा, उन पर ही निशाना साधेंगे अंत में? मुझे लगता है कि दो चीज़ें हैं। ये स्ट्रैटेजी पहले हुई नहीं है, सब पार्टियों ने की है। टीवी मीडिया आने के बाद उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगले 50 दिनों में यही नीति चलेगी, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस में 1967 में गुजरात में नवनिर्माण सेना ने और 1977 के बाद 1980 में बहुत दफा यही नीति पैदा की गई है। और गुजरात में जब आमदारों को घर में जाके उनको खींचा गया था तब भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हुआ था, तब कोई टीवी परसेप्शन वॉर नहीं था। टीवी आने के बाद उसका ये बदल गया है, उसका स्वरूप बदल गया है। और मुझे लगता है आप वही कर रही है जो 1967 में जब आप नहीं थे तब जॉर्ज फर्नांडिस ने किया, जब 1973-74 में आप नहीं थी तब नवनिर्माण सेना ने किया, और 1987 के बाद बाबरी मस्जिद के बारे में जो बीजेपी, वीएचपी और आरएसएस ने किया, वही अभी आप कर रही है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आप इस बारे में, इस पर्टिकुलर बारे में किसने पहला स्टोन फेंका ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपने ज्यादा हिंसा की नहीं है। आप परसेप्शन वॉर में है, और आपने ये जाना है कि जंतर मंतर और रामलीला ग्राउंड के बाद इस तरह का एक परसेप्शन वॉर जीतने में फायदा होता है। लेकिन इलेक्टोरल फायदा होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं। खत्म हो गया। अंत में सवाल यह है कि अगर आप अलग तरह की पार्टी के रूप में अपने आप को पेश करे तो क्या वो अपने कोर वोटर्स को नाराज करे, और क्या बीजेपी जो इस वक्त रेस में आगे दिख रही है आपसे उलझकर अपना ही नुकसान करे? ये दो बड़े सवाल हैं जिसके साथ मैं आप सबको छोड़ जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।